अस्सलामुअलैकुम। तो भाई आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 डीसी सर्किट्स इसके एमसीक्यूज़, तमाम एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, सीआरक्यूज़, ईआरक्यूज़ एंड डेरिवेशंस कराऊंगा। अच्छा, ये सब चीज़ें आपको कहाँ दी हुई हैं? चैप्टर के बिल्कुल आखिर में। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ, बहुत सिंपल इसके एमसीक्यूज़ हैं, सिंपल न्यूमेरिकल, सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आपने इस चैप्टर को फोकस करना है क्योंकि ये पेपर में आपके काफ़ी अच्छे नंबर करवा सकता है ये चैप्टर। तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं सबसे पहले एमसीक्यूज़ कराऊंगा, इंशाल्लाह उसके बाद फिर आगे चलेंगे। एक बात मैं आपको कहूँगा कि भाई अगर अभी तक आपने गेस्ट पेपर नहीं लिए हैं ME इंग्लिश सेंटर के तो आप ज़रूर बाय कर लो। इसकी फ़ीस 200 रुपये है। कितनी है? 200 रुपये है PDF की। अच्छा, इस गेस्ट पेपर में तमाम सब्जेक्ट हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट हैं, न्यूमेरिकल्स भी अलग कर दिए हैं, क्वेश्चन आंसर्स MCQ सब अलग कर दिए हैं चैप्टर वाइज। तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आपको हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट का पता चल जाएगा। तो अगर इंपॉर्टेंट का पता चल गया फिर तो तैयारी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इसी के साथ साथ इस पूरी बुक के नोट्स भी बन गए हैं, उसकी फ़ीस भी 200 रुपये है, नोट्स की फ़ीस। ठीक है, तो ये अलग है, ये फ़ीस अलग है। तो इजी पैसा नंबर आ रहा होगा। अगर आप नोट्स लेना चाहो इस बुक के तो ले सकते हो, जिसमें तमाम न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन आंसर्स, MCQs, CRQs, डेरिवेशन सब कुछ सॉल्व है। तो काफ़ी अच्छी आपके लिए जो है वो हमने काम किया है यहाँ पर। तो आप इस एक बार ज़रूर चेक करना, दोनों में से एक चीज़ बाय करके, फिर अच्छा लगे तो दूसरी चीज़ भी ले लेना। तो चलो आओ MCQs से स्टार्ट लेते हैं। और तरीका क्या है मैं वीडियो के आखिर में भी बता दूंगा बाय करने का, और अभी भी बता रहा हूँ। बस इजी पैसा नंबर आ रहा है, उसी पे 200 रुपये ईजी पैसा करो और उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे है, कांटेक्ट करो, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है। अच्छा, MCQs का मैं यहाँ पर बता दूँ, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं जो कि चैप्टर में थे, MCQs के जवाब आ जाएंगे। सबसे पहला MCQs आपको दिया हुआ है, किरचॉफ लॉज आर यूज़फुल इन डिटरमिनिंग। आपको पता है किरचॉफ लॉ की मदद से, यानी जो किरचॉफ लॉ है उसकी मदद से आप दो चीज़ों को पता कर सकते हो, एक सर्किट में करंट को और एक सर्किट में वोल्टेज को। इसके दो लॉज थे, एक लॉ था हमारे पास करंट लॉ, दूसरा लॉ था हमारे पास वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर इसका जो जवाब आएगा ना, अगर आप लोग सोच रहे हो सर इसका जवाब आएगा A, तो इसका A सही नहीं है। मतलब A सही तो है लेकिन उसके साथ एक और भी सही है, वो है B। तो इसका जो सही जवाब है D। अब आप बोलोगे सर D तो दिया हुआ नहीं है बुक में, तो कोई मसला नहीं है, आप सही कर लो, A और D दोनों सही है। ठीक है, बोथ A एंड D, क्योंकि भाई हमें पता है कि ये लॉ क्या करता है, सॉरी, बोथ A एंड B, A एंड D कह दिया मैंने, A एंड B। हमें पता है ये लॉ क्या कर रहा होता है, ये लॉ हमें करंट पता करने के लिए भी मदद करता है और वोल्टेज भी, तो कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब आपके पास दूसरा MCQs देखें। द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज, आपके पास सुपर कंडक्टर है। अब कंडक्टर तो नॉर्मल होता है, आप इसको सुपर का वर्ड क्यों लगाया? ह्यूमन के साथ जब लगाते हैं सुपरमैन, तो इसका मतलब क्या है, वो काम जो कि आम इंसान नहीं कर सकता वो कर सकता है सुपरमैन। फॉर एग्जांपल मैं एक आम इंसान हूँ, फैज़ुर रहमान एक आम इंसान है, तो फैज़ुर रहमान उड़ नहीं सकता। हाँ, ख्यालों में तो उड़ सकता है लेकिन हकीकत में नहीं उड़ सकता। लेकिन सुपरमैन उड़ सकता है, क्यों? क्योंकि वो आम इंसानों से अलग काम कर सकता है। तो जब कंडक्टर के साथ सुपर लगा रहे हैं तो इसका मतलब है ये कि आम कंडक्टर से अलग है। अब आपको पता है हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस होती है ना, हर कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, लेकिन सुपर कंडक्टर में रेजिस्टेंस ज़ीरो होती है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ सुपर कंडक्टर इज़ ज़ीरो। यानी जितनी आप पोटेंशियल डिफरेंस दोगे, जितना करंट दोगे, वो सारा का सारा आगे चला जाएगा, कुछ भी रुकेगा नहीं, कुछ भी कम नहीं होगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी है। जैसे सुपरमैन इमेजिनरी है ना, सुपरमैन कभी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा आपने उड़ते हुए किसी इंसान को बगैर कोई फ्लाइंग जेट लगाए या कुछ करे। तो इसी तरह से ऐसा कंडक्टर भी नहीं देखने के लिए मिलेगा ज़िंदगी भर। चलो आगे कहते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होती है, या ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल है आपके पास कंडक्टेंस। ठीक है, कंडक्टेंस आपको किस में दिया हुआ है, इन्होंने A में दिया हुआ है, A में मार्क करो। अच्छा 4, देख रहे हो कितना आसान MCQs है।
द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ इज। अच्छा, ओम्स लॉ की मदद से अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, इधर आओ ज़रा देखो। V इज इक्वल टू आई आर। देखो, जब भी, याद रखना, जब भी आपके पास किसी पे पावर ना हो और सारी चीज़ें आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हों, तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन आती है। समझ रहे हो, स्ट्रेट लाइन आती है। हाँ, बेशक वो स्ट्रेट लाइन कोई एंगल बना सकती है, लेकिन लाइन स्ट्रेट होगी। तो ये बात वैसे ज़्यादातर बताई नहीं जा रही होती, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ओम्स लॉ की मदद से जो ग्राफ बनाओगे वो स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहाँ लिख लो STRAIGH, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब देखते हैं स्ट्रेट लाइन किस में दिया हुआ है आपको। स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ है D में। तो अब पांचवा MCQs करते हैं और उसे देखते हैं क्या कहते हैं पांचवा MCQs में। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ अ वायर। एक आप स्टूडेंट्स के पास वायर है, इस वायर पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया एंड पर। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डबल, पोटेंशियल डिफरेंस डबल कर दिया, यानी पहले V था, कुछ टाइम बाद, टाइम गुजरने के बाद 2V कर दिया। अब कहते हैं देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन विल। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या होगा। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट सुन लो भाई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन जो कि इस कंडक्टर में से मूव कर रहा है ना, वो स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, वो कभी ऊपर की तरफ जाता है कोलिजन की वजह से, कभी नीचे आता है, कभी सीधा, कभी आगे, कभी पीछे, आड़ा टेढ़ा मूव करता है। तो उसकी जो ये पूरा डिस्टेंस होता है ना, इसका एक एवरेज निकाल लिया जाता है, तो इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये आपके टॉपिक में नहीं था, लेकिन ये इधर हैगा। तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हुआ है तो ऑब्वियस है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी डबल हो जाएगा। तो B डबल, DOUBLE डबल, ये B में शामिल है। ठीक है, 6 करता है। 6 वाले MCQs में कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस इन द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों आती है। इंटरनल रेजिस्टेंस आती है सोर्स ऑफ EMF की वजह से, यानी जो सोर्स EMF दे रहा है वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी देगा। इसलिए यहाँ लिख लो SOURC, सोर्स ऑफ EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। आई थिंक ये D है, बिल्कुल ये D है। ठीक है, 7। पावर डेसिपेशन इन अ रेजिस्टेंस कैन बी कैलकुलेट यूजिंग फार्मूला। तीनों फार्मूलों को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो एक तो आपके पास फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI, है ना, ये होता है। इस फार्मूले से आप मज़ीद 2 बना लोगे। ओम्स लॉ पुट करो, V इज इक्वल टू IR। ठीक है, तो इससे आपके पास 2 अलग अलग फार्मूले और बन जाएंगे। तो तीनों फार्मूलों से आप पता कर सकते हो। तो यहाँ पर आएगा D, ऑल ऑफ दीज। A और B भी सही है। व्हाट इज अ पोटेंशियोमीटर प्राइमरीली यूज फॉर। मतलब पोटेंशियोमीटर को यूज़ क्यों किया जाता है। तो देखो, पोटेंशियल का वर्ड आ रहा है इसमें खुद ही, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, MEASURE, मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस। चलें, कोई मसले की बात, परेशानी की बात नहीं है। और ये C में था। ठीक है, C आ गया। थोड़ा सा हमारा डाउन हो गया, लेकिन समझ में आ रही है। अ हीट सेंसिटिव डिवाइस हुज रेजिस्टिविटी चेंज विद द चेंज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड। ऐसी डिवाइस जिसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो जाए या रेजिस्टेंस चेंज हो जाए टेम्परेचर के चेंज होने से, उसको बोलते हो आप थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर बोलते हो आप उसको। तो थर्मिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है THER, थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर। कौन सा मिस्टर है ये, थर्मिस्टर। आखिरी में आ जाते हैं। आखिरी में कहते हैं अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल। एक वायर है जिसका ये वाला एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तार है समझ लो, तो ये सामने वाला जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा होता है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। इस वायर की लेंथ L है, R जो है रेजिस्टेंस है। कट कर दिया हमने 2 पार्ट में। याद रखना, किसी भी वायर को आप कितना भी छोटा काट दो, उसकी रेजिस्टेंस तो बदल सकती है लेकिन रेजिस्टिविटी नहीं बदलती।
तो उसकी रेजिस्टिविटी, ये कह रहा है द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट रिमेन अनचेंज या रिमेन सेम, रिमेन सेम, हर पार्ट की रेजिस्टिविटी सेम निकलेगी, रिमेन सेम। डी, आओ चेक करते हैं सही किया या गलत किया है। डी, डी, ए, डी, बी, डी, डी, सी, सी, डी। चलो बिल्कुल सही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। बात अच्छी समझ में आई होगी, परेशानी टेंशन वाली तो बात है भी नहीं कोई, तो आपने टेंशन लेनी भी नहीं है किसी भी किस्म की, और बस पढ़ाई पे फोकस रखना है, अच्छी तरह समझना है। चलो अब आ जाओ आगे की तरफ चलते हैं। देखा एमसीक्यूज़ में कितना कम टाइम लगा, वैसे तो 30-30 मिनट में भी मैंने एमसीक्यूज़ कराए हैं, लेकिन वहाँ पर टाइम ज़्यादा क्यों लगता है आप सबको पता है भाई। वहाँ पर होते हैं आपके पास क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स, मतलब एमसीक्यूज़ में न्यूमेरिकल्स होते हैं। अच्छा एक बात मैं आपको कहूँगा कि भाई आप लोग ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ, ठीक है। ग्रुप की फ़ीस बेशक सालाना है, साल में सिर्फ एक बार देनी है, लेकिन आप देखो उसमें आपको मटेरियल कितना मिल रहा है। टेस्ट, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर का सॉल्व, मॉडल पेपर, इसके अलावा लेक्चर्स, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, इसके अलावा गाइडलाइन, इसके अलावा और पीडीएफ, सब कुछ मैं वहाँ दे रहा हूँ। ऐसे न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, सबका पीडीएफ दे रहा हूँ। तो वहाँ पर आप ग्रुप में ऐड हो, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ग्रुप में ऐड होने के लिए फ़ीस वगैरह पूछ लो, साल में सिर्फ एक बार देनी है, ठीक है। चलो अब आ जाओ CRQs से स्टार्ट लेते हैं, यहाँ करते हैं, बल्कि यहीं लगा देते हैं CRQs, ठीक है। और हमारा क्वेश्चन नंबर है 1, ठीक है। अब हम ब्लैक पेन को यूज़ करते हैं ताकि हमारा काम अच्छा सा हो। वाई इज़ द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल लेस देन इट्स EMF। सिंपल बता देता हूँ कि वोल्टेज के अंदर ना आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से EMF कम हो जाता है। यानी वोल्टेज जो आपको मिल रहा होता है बैटरी से, असल में बैटरी देती है EMF, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस उस EMF को कम कर देती है, वोल्टेज बना देती है। फॉर एग्जाम्पल द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इज टिपिकली लोअर दैन इट्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला भी V = IR है, अभी न्यूमेरिकल में यूज़ होगा। चलो इसको लिख लो, आओ दूसरे की तरफ चलते हैं। बस अच्छी तरह समझो, बात आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, वाई इज़ पोटेंशियोमीटर प्रेफर ओवर अ वोल्टमीटर फॉर डिटर्मिनिंग द EMF ऑफ अ सेल। देखो हमारे पास वोल्टेज मेजर करने के लिए दो चीज़ें आती हैं, एक तो वोल्टमीटर है और एक पोटेंशियोमीटर है। पूछ रहे हैं पोटेंशियोमीटर क्यों यूज़ कर रहे हो, वोल्टमीटर क्यों यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसकी बताओ वजह। अ पोटेंशियोमीटर इज़ प्रेफर ओवर अ वोल्टमीटर फॉर डिटर्मिनिंग द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ अ सेल ड्यू टू सेवरल एडवांटेजेस। Potentiometer offer high precision allowing for accurate measurements of small voltage difference without current from the cell। बात समझ में आया कि पोटेंशियोमीटर करंट ड्रॉप नहीं करता और एक्यूरेसी इसकी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जो काम अच्छा करेगा उसी को यूज़ करोगे ना। फॉर एग्जांपल फैज़ुर रहमान अच्छा नहीं पढ़ाता, ए टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप ए टीचर से पढ़ोगे मैथ या कोई और सब्जेक्ट, तो जो डिवाइस ज़्यादा अच्छी काम आएगी उसी को यूज़ करोगे ना। चलो समझ में आ गया ना भाई। अब पूरा नहीं पढ़ रहा, लेकिन पूरे में यही बात लिखी हुई है। अब तीसरा करते हैं। नाइक्रोम एंड कॉपर वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड सेम रेडियस आर कनेक्टेड इन सीरीज, करंट आई पास थ्रू देम, विच वायर गेट हीट अप मोर, जस्टिफाई योर आंसर। दो वायर हैं, एक नाइक्रोम का है और एक कॉपर का है, दोनों वायर सीरीज में कनेक्ट हैं। दोनों में से कौन सा वाला वायर जल्दी हीटअप होगा ये आपने बताना है। तो भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है वही हीटअप जल्दी होगा, तो आई थिंक ये नाइक्रोम वाला वायर जल्दी हीटअप होगा। इन दिस सिनेरियो द वायर दैट गेट्स हीट अप मोर विल बी नाइक्रोम वायर। क्यों? क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, इसीलिए ये ज़्यादा जल्दी हीटअप हो जाएगा। तो अगर कोई चीज़ हीटअप हो रही है फ़ौरन से, तो इसका मतलब है उसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा मिल रही है, करंट सही से फ्लो नहीं कर पा रहा है, वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा मिल रहा है आपको वहाँ पर। अच्छा आओ चौथा करते हैं। बाकी यही बात एक्सप्लेन हुई हुई है, शुरू के 4-5 लाइनों में असल बात लिखी होती है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दी जाती है। एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रॉ फ्रॉम इट्स इंक्रीज। फिर से पढ़ता हूँ, कहते हैं एक्सप्लेन वाई द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी डिक्रीज। टर्मिनल पोटेंशियल क्यों गिर जाता है बैटरी का?
जब करंट जो है वो ड्रॉन फ्रॉम इन इंक्रीज, जब करंट ज़्यादा ड्रॉन होने लगता है। द टर्मिनल पोटेंशियल वोल्टेज ऑफ अ बैटरी डिक्रीज व्हेन द करंट ड्रॉन फ्रॉम इन द इंक्रीज ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा देखो, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आपका टर्मिनल वोल्टेज जो है वो कम आ रहा होता है। सिंपल बात आ रही है यहाँ भी। अच्छा, व्हाट आर थर्मिस्टर? तो भाई थर्मिस्टर आपके पास एक ऐसी डिवाइसेस होती हैं या थर्मिस्टर आपके पास ऐसी चीज़ है कि जिसमें टेम्परेचर बढ़ने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल ये एक थर्मिस्टर है, अगर इसका टेम्परेचर बढ़ेगा इसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है थर्मिस्टर आर टेम्परेचर डिपेंड रेजिस्टर चेंजिंग रेजिस्टेंस विद चेंज इट्स टेम्परेचर। समझ में आ गई बात कि थर्मिस्टर एक ऐसी रेजिस्टर है या एक ऐसी रेजिस्टेंस है जो टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपना करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और उसको देखते हैं कि वो कैसे होगा। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें इसमें फैक्टर भी दिए हैं, टेम्परेचर सेंसिंग, टेम्परेचर कंपनसेशन, ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल, मेडिकल एप्लीकेशन, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, आगे यूज़ और इसके कहाँ कहाँ यूज़ है सब लिखा हुआ है हमने, ठीक है। अच्छा, अब आओ 6, स्टेट किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ आपने बताना है भाई। सबसे पहले ये बता दो कि किरचॉफ के हमारे पास 2 बेसिक लॉ हैं। एक लॉ होता है फर्स्ट लॉ, जिसे हम करंट लॉ भी बोलते हैं, जिसमें हमें बताया जाता है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अच्छा, दूसरा लॉ हमारे पास होता है वोल्टेज लॉ, जिसे वोल्टेज लॉ या वोल्ट लॉ भी कहा जा रहा होता है। अब इसमें क्या बताया जाता है कि वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज लॉस। वोल्टेज गेन बैटरी कराती है, वोल्टेज लॉस रजिस्टर कराते हैं। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ सेकंड लॉ, और बाकी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन है। पढ़ देता हूँ। मैं क्रिंच बोल रहा हूँ लेकिन क्रिच पढ़ा जाता है, आप एन नहीं लगाना है इसमें। किरचॉफ current law is based on the conservation of charge because sum of current entering to the junction is equal to the sum of current leaving to the junction। चलो आओ 7 पे करते हैं। If copper and aluminium wires of a same length have same resistance which has the large diameter and why। कह रहे हैं आपके पास कॉपर है और एल्यूमिनियम वायर है, सेम लेंथ है, सेम रेजिस्टेंस है, विच हैज़ द लार्ज डायमीटर। इन दोनों में से डायमीटर किसका ज़्यादा होगा? तो यहाँ पर छोटी मोटी कैलकुलेशन डाली हुई है, वो देख लेना आप। मैं इस कैलकुलेशन को नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइम लगेगा, ठीक है। तो कॉपर हैज़ अ लोअर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कंपेयर टू द एल्यूमिनियम। Since the sides of the equation are equal and length and resistance are the same, we can conclude for the aluminium the much resistance of copper it must have a large cross sectional area। तो एल्यूमिनियम का जो एरिया है वो लार्ज है, उसकी वजह यहाँ पे लिखी हुई है, दोनों को इक्वेट किया हुआ है और रेजिस्टिविटी को कंपेयर किया है, ठीक है। अच्छा, अब आओ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, ठीक है। डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस को ज़्यादा फोकस किया करो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ? देखो, बेसिक डिफरेंस ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस आपको जब मिलता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाती है, एक तो ये हो गया। ईएमएफ में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। मैक्सिमम पावर जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पावर जो देती है बैटरी वो ईएमएफ देती है, और जो कम होके पावर मिल रही होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस होती है। इसी तरह बहुत सारे चेंजेस लिखे हुए हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है, रूल इन सर्किट लिखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र लिखा हुआ है, ये सारी बातें इसमें लिख दी है, ठीक है। अब आओ ERQs की तरफ चलते हैं जल्दी से, इसी में चेंज कर लेते हैं ERQs। पहला ERQ डिटेल में लिखिएगा ERQ को। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ अ मीटर ब्रिज, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ यूज टू फाइंड एन अननोन रेजिस्टेंस। आपसे बोला है कि मीटर रेजिस्टेंस के बारे में, व्हीटस्टोन ब्रिज जो आपने पढ़ा है ना उसके बारे में बताएं, जिसे मीटर ब्रिज भी कहा जाता है। याद रखना, व्हीटस्टोन ब्रिज को मीटर ब्रिज भी कहते हैं। तो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बताना है, उसके प्रिंसिपल, वर्किंग और उसकी डेरिवेशन को ड्राइव करना है। तो देखो यहाँ पे सारा काम आपके लिए हुआ है और बहुत आसान करके डेरिवेशन को ड्राइव कर दिया गया है, डायग्राम भी दे दिए छोटी सी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पढ़ देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ मीटर ब्रिज, द व्हीटस्टोन ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन या बैलेंस पॉइंट।
यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों तरफ सेम हो जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के सेम होने से करंट मूव नहीं करता, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से। अब ये पूरी डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, आप लिखना व्हीटस्टोन ब्रिज एमई इंग्लिश सेंटर, पूरी वीडियो मिल जाएगी। 25 से 30 मिनट में मैंने बहुत डिटेल में जाके इसे समझाया है। अच्छा, बाकी सब यही लिखा हुआ है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। टाइम सेव कर रहा हूँ आप लोगों का, ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी आंसर्स भी मिल जाए। अच्छा, आगे कहते हैं डिफाइन थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ अ फायर अलार्म यूजिंग थर्मिस्टर। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि भाई हीट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को पैदा करना थर्मो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो थर्मो इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेट फ्रॉम हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, दोनों एनर्जी हैं, दोनों को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। फायर अलार्म कैसे वर्क करता है, ये हमने डिटेल इसकी डायग्राम पढ़ी थी, ये भी मुझे पता है आपको याद होगा, बराबर में भी चल रही है डायग्राम, वो भी आप देख सकते हो। इसको मैं डिटेल में नहीं लेके जा रहा हूँ। फायर अलार्म आपको पता है कि थर्मिस्टर के कॉन्सेप्ट पे ही वर्क करता है, ठीक है। चलो आओ तीसरा क्वेश्चन करते हैं। डिफाइन रेजिस्टिविटी, एक्सप्लेन डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे कि रेजिस्टिविटी क्या होता है और एक्सप्लेन करेंगे डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन टेम्परेचर। तो भाई देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज़्यादा रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे लगा हुआ भी है आपके पास, पढ़ देता हूँ। रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ, ठीक है। रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ शेप। साइज और शेप पे नहीं डिपेंड कर रही मेटल के। जब भी हमने पीछे पढ़ा था कि हमने वायर को 3-4 हिस्सों में काट दिया लेकिन रेजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई थी, लेकिन टेम्परेचर से चेंज हो जाती है। बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बट इट डज डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टू फैक्टर्स प्रिमली डिपेंड द रेजिस्टिविटी ऑन द मेटल। एक तो है आपका इनिशियल टेम्परेचर और एक है चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। व्हाट इज द रियोस्टेट? रियोस्टेट एक ऐसी रेजिस्टेंस होती है जिसको आप अपनी मर्जी से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। सर्किट में ये लगा लो तो फिर आपको कोई और रेजिस्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए होती है इसी से बढ़ा लेते हैं, जहाँ कम चाहिए होती है इसी से कम कर लेते हैं। हाउ कैन वी यूज़ अ रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर? अब रेजिस्टेंस कम ज़्यादा होगी तो पोटेंशियल भी कम ज़्यादा करेंगे ना इससे। इसको देख लो। आओ क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। चलो पहले थोड़ा सा 4 पढ़ भी देता हूँ। A rheostat is a variable resistor used for controlling the flow of electric current by increasing or decreasing the resistance। उसके बाद इसकी डायग्राम और फिर पूरा डिटेल में एक्सप्लेन 5वां करते हैं। State and underline principle of potentiometer, describe briefly, give the necessary circuit diagram how a potentiometer is used to measure the internal resistance of a given cell। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियोमीटर 2 काम के लिए यूज़ होता है। एक तो ये यूज़ हो जाता है सेल का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए, लेकिन ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर कर लेता है। तो इसकी यहाँ पर डायग्राम भी दी हुई है। आपको पता है जॉ की को हम मूव कराते हैं लेंथ पर, उससे करते हैं। यकीन मानो चैप्टर पूरा कंप्लीट कराने में मुझे महीना लग गया। तो अब ये सारे टॉपिक मैं 1-2 घंटे में कैसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन रिवाइज कर रहा हूँ, रिवीजन दे रहा हूँ। अच्छा, इसका एक फॉर्मूला याद रखना जो कि यहाँ पर हमारे पास आएगा, E1/E2 = L1/L2। ये आगे अभी हमारे पास यूज़ होगा, तो इसलिए कह रहा हूँ याद रखना। चलो अब आ गए अपने न्यूमेरिकल वाले सेक्शन। तो जो हमें असल कराना था आपको, जो आपने भी करना होगा, तो आ जाओ करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ गैस पेपर आपने ले लिए होंगे, नहीं लिए तो भाई ज़रूर ले लेना, ठीक है। तरीक़ेकार मैंने बता दिया है। गैस पेपर में ये सारे क्वेश्चंस नहीं हैं, इनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं वो हैं। हर साल के लिए गैस पेपर नए बनते हैं, पुराने नहीं होते, याद रखना, क्योंकि टॉपिक चेंज होते रहते हैं ना, इसीलिए। अच्छा, अब न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल यहीं लिख लेते हैं। न्यूमेरिकल मैं आपको ब्लैक पेन से ही कराऊंगा क्योंकि ये ब्लू पेन जो है ना नज़र नहीं आता। न्यूमेरिकल नंबर 1 हमारे पास 7 हैं, जिसमें से जो क्वेश्चन नंबर न्यूमेरिकल नंबर 7 है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कहते हैं द स्टोरेज, आपके पास बैटरी की बात कर रहे हैं। द स्टोरेज बैटरी ऑफ अ कार हैज़ एन EMF। आपके गिवन डेटा लिखना, डायग्राम बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गिवन डेटा टू फाइंड, चलो बना देता हूँ डायग्राम ताकि बात समझ में आए। देखो
ये आपके पास एक बैटरी है, अब ये किसी भी गाड़ी में लगी हुई हो सकती है, ठीक है। अब ये बैटरी क्या देगी, ये बैटरी ईएमएफ देगी। आप बोलोगे सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस देती है, बिल्कुल ठीक है। जब ये ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर अंदर होगी इसके, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर मीन इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब ये ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस से गुजरेगी तो ये ईएमएफ नहीं रहेगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगी। तो अभी ये ईएमएफ पे बात कर रहे हैं जो कि दी हुई है 12 वोल्ट पर, और हाँ यूनिट ऑफ ईएमएफ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ये चेंज नहीं होता। इफ़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी इज, अब बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस दे दी, याद रखना इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर से लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है, बहुत कम है लेकिन ये अच्छी खासी है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, ड्रॉन यानी मैं बताता हूँ क्या कह रहे हैं, आई लिखो स्मॉल, स्मॉल क्यों लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी वजह है, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस ना बेसिकली पोटेंशियल को तो ज़ाया कर रही है लेकिन उसकी वजह से करंट भी ज़ाया हो रहा है आपका, ठीक है, याद रखना। तो अब फॉर्मूला क्या होगा, ओम्स लॉ ही यूज़ होगा, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ठीक है। क्या है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा अब हम बात कर चुके हैं ईएमएफ की बात हो रही है, तो यहाँ पर V क्या है, V यहाँ पर ईएमएफ है, ऐसे लिख लो या स्मॉल करके लिख लो, एक ही बात है। तो ये ईएमएफ होगी आपका, I क्या है स्मॉल कर दिया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस तो है मगर इंटरनल है तो इसलिए स्मॉल बुलाया जाएगा। अब ये फॉर्मूला आ गया, करंट मांगा है ना, तो EMF डिवाइडेड बाय R इक्वल टू I मिलेगा, I इक्वल टू EMF कितना है 12 पे आया हुआ है और 0.5 पर आया हुआ है। आओ कैलकुलेट करके आंसर लिख देता हूँ, ये देखो 12 बाई 0.5 24, तो करंट जो है वो इतना जा रहा होगा 24 एम्पियर। चलो समझ में आ गई बात, चेक करते हैं ठीक किया गलत किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक किया, कोई गड़बड़ नहीं, कोई मिस्टेक नहीं, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं किया हमने। चलो आ जाओ, न्यूमेरिकल नंबर 1 हुआ, ये काम मिटा दिया। चलो न्यूमेरिकल नंबर 2 करते हैं, रोक नहीं रहा वीडियो। चलो न्यूमेरिकल नंबर 2 देखो क्या कहता है, नेग्लिजिबली स्मॉल करंट यानी बहुत कम करंट है, नेग्लिजिबली यानी बहुत कम, आप इसे हटा भी सकते हो लेकिन बहुत कम है। तो करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ लेंथ, अच्छा वायर की लेंथ दे दी जिसे आप L से डिनोट करोगे, एंड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया दे दिया आपको 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स रेजिस्टेंस इज, रेजिस्टेंस भी दे दी, देखो रेजिस्टेंस का है, इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं कहा, तो इसलिए इसको कैपिटल में लिखना, और यूनिट भी है। व्हाट इज़ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल एट द टेम्परेचर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, देखो कितने प्यारे प्यारे और कितने आसान आसान न्यूमेरिकल दे दिए, वो आपसे कुछ नहीं मांग रहे, वो आपसे मांग रहे हैं रेजिस्टिविटी, रॉ की तरह लिखा जाता है ऐसे इस तरह से, ये मांग रहे हैं। अब देखो मैं डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको बात समझ में आ रही है, मैं अगर यहाँ बना भी दूँ तो ज़रा पता चल जाएगा आपको, ये लो सही है। देखो ये एक वायर है, इसमें से एक करंट गुजर रहा है, ये बहुत कम है, समझ लो इतना है माइक्रो एम्पियर, इतना है 0.01 माइक्रो एम्पियर, बहुत कम है, तो इसको आप हटा सकते हो, इसको ज़रूरत नहीं है लेने की। अच्छा अब इसकी लेंथ तो होगी कुछ ना कुछ इस वायर की, उस लेंथ को L कह दिया। ये जो चीज़ होती है ना, ये चीज़ ये होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया, A से बढ़ता है, इसको बताया, ठीक है। अब कंडक्टर है तो बेशक इसमें रेजिस्टेंस भी होगी, ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टिविटी भी होगी। फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू रॉ L अपॉन A।
अब मुझे अक्सर बच्चे बोलते हैं सर फार्मूला कैसे याद रखना है। मैं कहता हूँ रेजिस्टिविटी का फार्मूला कोई ज़रूरत नहीं है याद करने की, बस ये रेजिस्टेंस का याद कर लिया करो, इसे सेट करा करो, क्योंकि ये इसी से तो बनी है रेजिस्टिविटी, इसी फार्मूले से तो निकलती है रेजिस्टिविटी। ए और आर को उधर ले जाओ, इन दोनों को वहाँ पर रख लो, एल को नीचे ले आओ, रेजिस्टिविटी को अकेला कर लो। रेजिस्टिविटी तनहा रहना चाहती है तो उसे तनहा छोड़ दो। 4 × 10⁻⁻7 लिख दो, और 6.0 लिख दो। 6 ही लिखना, लेकिन वो तो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ, अक्सर नहीं लिखता मैं इस तरह से। 12 लिख दो और रेजिस्टिविटी कैलकुलेट कर लो। आओ कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 4 exponent -7 multiply 6.0 divided by 12. The answer is 2 multiply 10⁻7. 2 multiply 10⁻7. यूनिट क्या होता है इसका? आओ यूनिट चेक करते हैं। देखो ये क्या थी? रेजिस्टेंस, यानी यूनिट ओम है ना। ये क्या था? मीटर स्क्वायर एरिया, और मीटर, 1 मीटर से 2 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर। चेक करो आंसर, ये बिल्कुल सही आया, ओम मीटर। अब परेशान तो नहीं हो रहे हो ना भाई, ये बताओ सबसे पहले, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं करी ना मैंने? बस परेशान नहीं होना, बाकी खैर है। चलो अब आ जाओ, ये करते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल, टाइम देखते हैं, टाइम क्या हो रहा है। हाँ, अब पोटेंशियोमीटर आपको पता है, वो तो बना नहीं सकते, डायग्राम कितनी बड़ी है। अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ। भाई अब आपको ईएमएफ का सेल दिया हुआ एक, तो ईएमएफ 1.20 वोल्ट। अच्छा चलो मैं इसको ना ईएमएफ को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 1 किलो दूध लाते हो, तो क्या उबालने के बाद भी 1 किलो मिलता है? थोड़ा सा बोला हो जाता हूँ मैं। हाँ सही। अच्छा आप 1 किलो दूध लेकर आते हो, क्या उबालने के बाद भी आपको 1 किलो मिलता है? कभी चेक करना, नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कुछ दूध वेपर्स बन के उड़ जाता है, यानी पानी उड़ता है बेसिकली उसमें से, ठीक है, दूध नहीं उड़ रहा होता वो। अच्छा तो यानी वो 1 किलो नहीं रहता, फिर कुछ कम हो जाता है। वो कितना कम होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि कितना पानी था या कितना नहीं मिलाया था। तो इसी तरह से बैटरी ईएमएफ दे रही है, यानी बैटरी दूध दे रही है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस वेपर का काम कर रही है, जिसकी वजह से अब आपको दूध उबलने के बाद जैसे कम मिल रहा था ना, इसी तरह ईएमएफ आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है कम होकर। चलो समझ गए ना? यानी समझ लो ईएमएफ कच्चा दूध है, पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है वो आपके पास पका हुआ दूध होता है। अब अपनी भूलोगे ज़िंदगी में। गिव अ बैलेंस पॉइंट ऑन अ एटा। अच्छा लेंथ दी हुई, और मसले की बात ये है कि ये आपको दी हुई है सेंटीमीटर में। ऑब्वियस है कि 100 से डिवाइड करके मीटर में ले आएंगे, तो ये सेंटीमीटर टू मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेंटी से मीटर कैंसिल हो जाएगा। 40 डिवाइडेड बाय 100, 0.4 मीटर, ठीक है। ऑफ अ लेंथ, इफ़ द सेल इज रिप्लेस बाय अनदर सेल एंड द, अच्छा एक और सेल से रिप्लेस कर दिया। अच्छा उस सेल का जो मतलब उस सेल में आपने पोटेंशियोमीटर, अब यहाँ मैं बना देता हूँ। देखो आपको पता है ना, पोटेंशियोमीटर पे आप जो की मूव करा रहे होते हो, वर्डिंग यहाँ पर लिखे हुए होते हैं, स्केल होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटीमीटर में, ठीक है। अब पहले में आपने मूव कराया, इसको नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है। पहले में आपने मूव कराया, आपको वैल्यू यहाँ पर मिल गई जब पहला वाला सेल लगा हुआ था। अब पहला वाला सेल आपने निकाल दिया, दूसरा वाला सेल लगाया, तो आपको यहाँ पर वैल्यू आई 0, ठीक है। आपको इसकी वर्किंग पता होनी चाहिए पोटेंशियोमीटर की, जो मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो अब ये L1 हो गई, ये लेंथ 1 हो गई। जब तक वो दूसरी लेंथ का जिक्र नहीं करते ना, तो हम इसे 1 2 नहीं करते हैं। जब उन्होंने जिक्र कर दिया तो अब हम 1 2 शुरू हो गए करना। अब ये 2 हो गई, 74 सेंटीमीटर। ऑब्वियस 100 से डिवाइड होगा, तो L2 देखो कितना आता है, तो 0.74 मीटर हो जाएगा। अब ये पता है पूछना क्या चाह रहे हैं, व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ द सेकंड सेल। ये E2 मांग रहे हैं आपसे, याद रखना ये E1 है। मैंने तो इसे ईएमएफ लिखा है, लेकिन ये E1 होता है, इसे E से डिनोट किया जा रहा है। अब फॉर्मूला आपको याद हो, मैंने बताया भी था, फॉर्मूला ये यूज़ होगा, E1 = L1। लेंथ ईएमएफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। E2 = L2।
चलो अब सब चीज़ें तो पता है, निकाल लो बस E2। तो देखो E1 L2 अपॉन L1 इक्वल टू E2। क्या किया, E2 को L1 के पास ले गया, L1 बोल रहा है मुझे उसके साथ नहीं रहना, वो इधर आ गया, और L2 बोल रहा है मुझे E1 के साथ रहना, तो वो इधर चला गया। अब हम अपना आंसर निकालेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक और करेंगे न्यूमेरिकल। क्या कर सकते हैं, एक और करना है। 1.02 L2 कितना है भाई, 0.74 L1 कितना है भाई, 0.4। तो E2 कितना आएगा भाई और बहनों, E2 कितना आएगा भाई और बहनों, आओ 1.02 मल्टीप्लाई 0.74 डिवाइड 0.4, द आंसर इज, ये देखो दिख रहा है, आई होप दिख रहा हूँ, 2.22 वोल्ट। ठीक है, चलो हो गया न्यूमेरिकल नंबर 3। बस बात समझो, काम आसान है। अच्छा अब 4 वाला भी समझो ज़रा, 4 वाला भी समझो। कहते हैं 3 रेजिस्टर्स है, 1 ओम 2 ओम 3 ओम आर कंबाइंड इन सीरीज। चलो आओ दिखाता हूँ। ये आ गया आपके पास एक पोटेंशियल, जिसकी अभी आगे बात होगी। ये हमारी आ गई रजिस्टर 1, ये आ गई हमारी रजिस्टर 2, ये आ गई हमारी रजिस्टर 3, और ये आ गया हमारा कनेक्शन। अब ये सीरीज में है। अच्छा वोल्टेज तो दोगे ना भाई। अब ये आ जाओ 1 ओम पर, ये आ जाओ 2 ओम पर, ये आ जाओ 3 ओम पर, ये भी तो दोगे ना भाई। चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। अब मुझे ज़रा बताओ सीरीज़ में है तो क्या सेम होगा क्या सेम नहीं होगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं कितने का दिया हमने इसको। अच्छा आपने बतानी है टोटल रेजिस्टेंस, जिसे हम REQ बोलते हैं, इक्विवेलेंट। याद रखना मैं बता चुका हूँ, टोटल को बोलता हूँ मैं टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। चलो मेरी भी स्पेलिंग्स अच्छी हो गई आप लोगों को पढ़ाने से। ठीक है समझ गए ना, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा अब देखो सीरीज कनेक्शन है तो यहाँ क्या आ रहा होगा I, है ना, यहाँ क्या आ रहा होगा I। सीरीज में तो करंट सेम रहता है ना मेरे भाई, I। चलो अब इधर क्या आ रहा होगा V1, पोटेंशियल सेम नहीं रहता, V2 और V3 अलग अलग आ रहा होगा, तीनों में अलग अलग आ रहा होगा। अब वो रजिस्टर के हिसाब से ड्रॉप हो रहा होगा। टोटल कितना आ रहा है, इफ़ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 24 वोल्ट, टोटल आ रहा है 24 वोल्ट। चलो क्लैरिटी, बात समझ आई। चलो पता करो। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं रखी है, 0। ठीक है, ऑब्टेन द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। अब आपने बताना है V1 भी, V2 भी, V3 भी, और हम बताएंगे भी और सही बताएंगे भी। कैलकुलेशन करते हैं। चलो देखो R1 R2 R3 सब तो लिख दिया मैंने, लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। वैसे ये डायग्राम बनाने से बड़ा अच्छा समझ में आ जाता होगा, क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता है, आ जाता होगा, क्योंकि डायग्राम बन गई ना तो आपके सामने विजुअलाइजेशन हो गई। अब आपको समझ में आ गई क्या बात हो रही है। आओ ज़रा मेरी बात सुनो। अच्छा मुझे ज़रा सीरीज़ का फॉर्मूला तो बताओ भाई और बहनों, सीरीज़ रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताओ। चलो सीरीज रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सही है भाई, कोई गलत तो नहीं करा। चलो R1 R2 R3 और 1 2 3 ही दिया उन्होंने। अच्छा चलो इनका सम देखो 3 और 6 ओम्स। चलो कोई परेशानी मुश्किल की बात, यहाँ तक तो मुझे पता था कुछ मुश्किल की बात नहीं होनी, अब आगे मुश्किल होगा थोड़ा सा। अब उन्होंने क्या कहा है V1 V2 V3, V1 V2 V3। अब देखो आपको I भी तो पता होनी चाहिए। देखो आपको फॉर्मूला क्या है,
मुझे समझो मुझे निकालना है फॉर V1 निकालना है, ठीक है, V1 निकालना है। तो V1 का क्या फॉर्मूला होगा ओम्स लॉ के मुताबिक? V1 इज इक्वल टू I और R1, सही है। मुझे I नहीं पता, मुझे I पता लगाना होगा। तो I पता लगाने के लिए मैं क्या काम कर सकता हूँ? मैं यूज़ करता हूँ, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको डालो। सबसे पहले I पता लगाओ। फॉर I V इज इक्वल टू आई आर। सर ये क्या कर दिया आपने? ठीक किया मैंने। क्यों ठीक किया? देखो, जो इधर ये लिखो, I इज इक्वल टू I1 I2 I3। अब मेरी बात सुनो, क्यों? जो टोटल में करंट जा रहा है ना, वो सेम जा रहा है जो इंडिविजुअल में जा रहा है। मतलब टोटल करंट इसमें भी वही होगा, टोटल करंट इसमें भी वही होगा, टोटल करंट इसमें भी वही होगा। तो इसे I1 I2 I3 कहना चाहो या सिर्फ I कहना चाहो, कोई मसले की बात नहीं होगी, ठीक है। तो टोटल करंट क्या है? I। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? EQ। टोटल वोल्टेज क्या है? VT। ये लो, इसको VT कर लो। ये छोटी छोटी जो पैरामीटर्स होते हैं ना, ये आप लोगों को बहुत मदद करते हैं समझने में, तो मैं बताता रहता हूँ। चलो आओ ज़रा, VT अपॉन REQ इक्वल टू I। अब I ही सब में जा रहा है, जिसे हम I1 I2 I3 भी कह सकते हैं। नहीं कहना चाहो तो नहीं भी कह सकते हो। ये पे यहाँ पे ये पूरी बात इक्वेशन में मैंने लिख दी है कि जो तीनों में सेम आ रहा है। VT बिल्कुल सही, 24 6। अब ज़रा मुझे बताओ ये कितने पर आता है? 6 के टेबल में 1 पर। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 4 एम्पियर। चलो, अब मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी किसी भी बच्चे को। फॉर V1 ओम्स लॉ क्या कहता है? V1 इज इक्वल टू I1 R1। V1 बताओ, ये तो पता करना है। सेम है जो I है, ये रहा। R1 1, तो V1 4 वोल्ट, यूनिट सेम है, पहचान गए? ठीक है, चलो आगे चलते। फॉर V2 इक्वल टू I2 R2 V2। चलो I2 V4 और 2 8। ये तो इतना आसान हुआ है, बस थोड़ा सा लॉजिक आपने क्लियर करना है, बाकी आपको आंसर खुद ही मिलेगा। फॉर V3 और 3 आए ज़रा बताएं। I3 बताएं, जल्दी बताएं। 4, मैं आप लोगों को ही वेट कर रहा हूँ। 12 वोल्ट। चलो, कोई परेशानी, मुश्किल, टेंशन की बात, कोई गलत बात नहीं? सर ठीक है, चलो खत्म बात, आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान है लेकिन साथ साथ मुश्किल है। डरा नहीं रहा हूँ मैं, बता दूंगा, सिखा दूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। चलो, 5वां है ना? 5वां ही है ना? हाँ, अब 5वां है, हमने 4था कर लिया। अच्छा, अब याद करो ज़रा, जब आप छोटे थे। नहीं भाई, याद करो क्रिच ऑफ लॉ को। चलो, बाकी काम अब हम आसान की बात करते हैं। अच्छा, तो चलो शुरू करते हैं अपना न्यूमेरिकल नंबर 5 था, आई थिंक 5। अच्छा, अब देखो कहते क्या है, वो कहते हैं कि फ्रॉम द गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। आपने ना आई की वैल्यू पता करनी है, यानी इन्होंने आपको बहुत सारे करंट दिए हुए, उसमें से एक नहीं पता, तो क्रिच ऑफ लॉ लगाकर आप पता कर लोगे। चलो आओ, सबसे पहले तो सर्किट बनाते हैं। ये एक रजिस्टर ले लिया इन्होंने, ये जंक्शन पॉइंट है। जंक्शन पॉइंट यानी जहाँ पर आके सारे रास्ते मिलेंगे। तो अगर कोई और रास्ता नहीं होता तो ये जंक्शन पॉइंट ही नहीं निकलता। स्ट्रेट रास्ते में जंक्शन नहीं होता, याद रखना, जब स्ट्रेट लाइन है तो जंक्शन नहीं है। हाँ, अब इसमें एक और रास्ता आ गया इस तरह से, अब जंक्शन हो गया ये, ठीक है। ये सर्किट आप इस तरह बनाना जिस तरह मैं बना रहा हूँ, और ये आ सकता है पेपर में, याद रखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं अक्सर। चलो देखो कितना साफ़ सुथरा बना है, आप भी ऐसे ही बनाना। अच्छा, अब देखो वैल्यूज़ बताई हुई है इन्होंने आपको।
ये वाली वैल्यू आपने पता करनी है, ये वाला जो करंट है ना ये आपने पता करना है। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि किरचॉफ लॉ डायरेक्शन पे ही लग रहा है। तो ये इनवर्ड है, ये क्या है, इनवर्ड है, सॉरी आउटवर्ड है, ये इनवर्ड नहीं है। ये कहाँ है, बाहर की तरफ है। कहाँ है, बाहर की तरफ, जंक्शन से दूर जा रहा है, आउट है। ये जंक्शन के इन है और इसकी वैल्यू है 0.2 एम्पेयर पर। और ऊपर वाला कहाँ है, जंक्शन के इन है, ऊपर वाला भी जंक्शन के इन है, 0.4 एम्पेयर पर है। अच्छा, आई थिंक हमने शायद रास्ते ज़्यादा बना दिए हैं। हाँ, एक रास्ता हमने ज़्यादा बना दिया और वो ये रास्ता है। इस रास्ते को हटाओ, ये रास्ता नहीं आएगा। ऐसा, ये इस तरह का सर्किट है, हमने एक रास्ता ही पूरा का पूरा ज़्यादा बना डाला। चलो, ये अब सर्किट सही है, पहले सही नहीं था, एक रास्ता ज़्यादा बना हुआ था। तो इसकी वैल्यू है 0.2 एम्पेयर पर, ठीक है। इसकी वैल्यू है, यानी ये जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है इसकी वैल्यू है 0.4 एम्पेयर पर, ठीक है। इसकी वैल्यू है, ये जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है 0.6 एम्पेयर का। अच्छा, ये जो करंट बाहर की तरफ जा रहा है जिसकी वैल्यू है 0.5 एम्पेयर। अच्छा, ये जो करंट अंदर की तरफ आ रहा है 0.7 एम्पेयर। अच्छा, अब आप पता कर लो, ठीक है। अब हम पता कर लेते हैं। याद रखना, सबसे पहले देखो कौन सा करंट इनवर्ड है, कौन सा करंट आउटवर्ड है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो गिवन डेटा और टू फाइंड। अच्छा, गिवन डेटा में आपको क्या दिया हुआ है, मुख्तलिफ करंट दिए हुए हैं, तो हमें सारे करंट का बताने की ज़रूरत नहीं है कि I1, I2, I3, I4, I5, ज़रूरत नहीं है। बस हमें पता क्या करना है, I पता करना है, ठीक है। ये लगाते हैं, सोल्यूशन की हेडिंग डाल लेते हैं। चाहो तो यहाँ पर I1, I2, I3 कर ये सारे करंट उतार लेना, ठीक है। चलो मैं उतार देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। I1 0.2 एम्पेयर, I2 0.4 एम्पेयर, I3 0.6 एम्पेयर, I4 0.5 एम्पेयर, I5 0.57 एम्पेयर। चलो अब इधर आओ, अब यहाँ पर किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, किरचॉफ लॉ। और ये कौन सा लॉ होगा, फर्स्ट लॉ, यही इस्तेमाल होगा। न्यूमेरिकल में भी आपने ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है, न्यूमेरिकल में भी आपने ये चीज़ पढ़ी है, फर्स्ट लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है कि इनकमिंग करंट बराबर होगा आउट गोइंग करंट के, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, समीशन आई इन बराबर है समीशन आई आउट, है ना, यही पढ़ा था ना। जो करंट अंदर की तरफ आ रहे हैं, ये जंक्शन पॉइंट है, ये जंक्शन पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट। जो करंट की डायरेक्शन अंदर की तरफ है यानी वो इनकमिंग है, और जो बाहर की तरफ है वो आउटगोइंग है। फॉर एग्जांपल ये अंदर की तरफ है, देखो ये वाला एरो यूं है, तो ये सर्किट के पास जा रहा है या सर्किट से दूर, सर्किट के पास जा रहा है। और ये वाला सर्किट से दूर जा रहा है क्योंकि इसका पीठ सर्किट की तरफ है। अच्छा, तो इसकी डायरेक्शन किसकी, इसका हेड किसकी तरफ है, जंक्शन की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने आई से शुरू करते हैं ना, क्योंकि हमें आई पता करना है। आई की डायरेक्शन किस तरफ है, सर्किट से बाहर की तरफ है, तो इसको आउटगोइंग में रखते हैं, ये आई आ गया आपका। इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, सर्किट के मतलब जंक्शन की तरफ है, यानी ये अंदर आ रहा है, इनकमिंग है, तो ये आ गया आपका 0.2 आ गया। और प्लस होंगे सारे करंट। ये 0.4 जंक्शन के पास आ रहा है या जंक्शन से दूर जा रहा है, इनकमिंग है या आउटगोइंग है। देखो इसका बैक, इसकी पीठ जंक्शन की तरफ है, यानी ये जंक्शन से दूर जा रहा है। देख के भी समझ में आती है बात, 0.4 एम्पियर लगाने की जरूरत नहीं। 0.6 जंक्शन के इनवर्ड है, इनकमिंग है, यानी 0.6। 0.5 आउटवर्ड है और 0.7 इनवर्ड है। आपको आई पता करना है ना, तो चलो
इन सबको ऐड कर दो, 0.2 प्लस 0.6 प्लस 0.7 इक्वल टू 1.5, और यहाँ आ गया आपके पास 1, 0.4 सॉरी 0.9 आएगा, 1 नहीं आएगा, 0.9। इसको वहाँ ला के माइनस कर दो, i इज इक्वल टू, आई को मैं पहले लिख रहा हूँ, 0.9 को वहाँ ले जाके माइनस कर दो, 1.5 माइनस 0.9, 0.6 एम्पियर। इस करंट की जो वैल्यू है 0.6 एम्पियर कर है। चेक करते हैं यही आ रहा है या कुछ अलग आया, बिल्कुल एक्यूरेट आया। देखा आपने लॉ लगाया, तरीका इस्तेमाल किया, आपके सामने आपका वैल्यू आई है। अगर आप लॉ नहीं लगाओगे, तरीका इस्तेमाल नहीं करोगे, वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है मेरे भाई और मेरी बहनें, चलो अब अपना करते हैं सेकंड लास्ट, उसके बाद लास्ट आप खुद कर लेना। नहीं, लास्ट भी मैं करा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो। इन अ मीटर ब्रिज विथ अ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 15, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है आपको। अब स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस क्या होती है मैं बता देता हूँ, आर की वैल्यू दी हुई है बेसिकली। मैं फॉर्मूला भी लिखूंगा, आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस यानी आर 15 ओम्स। अच्छा, इन द राइट गैप द रेशो ऑफ द बैलेंसिंग लेंथ, रेशो कितना दिया हुआ है, L1 L2 इक्वल टू 5/3 है बेसिकली। अगर इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 5/3। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर रेजिस्टेंस। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू। फार्मूला देख लो इसके लिए, फार्मूला आपने पढ़ा नहीं होगा, x/r, ये फार्मूला नहीं पढ़ाया मैंने, ठीक है, था नहीं इसलिए शायद नहीं पढ़ाया, वरना मुझे याद होता। ये इसका फार्मूला नहीं, बल्कि पढ़ाया है शायद, ये था। तो ये इसका बेसिक फार्मूला है, ये r स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस है, ये रेशो आपको दिया हुआ है, ये पुट करते हैं। अच्छा देखो, ये रेशो कितना दिया हुआ है, x आपको पता करना है, r कितना दिया हुआ है 15, रेशो कितना दिया हुआ है 5/3, उधर ले जाओ। ये 1 पर आता है 3 के टेबल में, ये 5 पर आता है, तो 5/5, तो x की वैल्यू है 25 ओम्स पर, और बिल्कुल यही आंसर है इसका। देखा कितना आसान था। चलो अब अपना आखिरी करते हैं, और आखिरी असल है। अगर वो मैंने अच्छा समझा दिया, उसकी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई, तो समझ लीजिए कि मेहनत पूरी वसूल है, वरना परेशानियां हैं काफ़ी। चल करते हैं क्या करना, वीडियो ऑन है ना, हाँ पता चले वीडियो ही ऑफ हो। अच्छा, बाय यूजिंग KVL फाइंड करंट फॉलोइंग थ्रू 10 एम्पियर रेजिस्टेंस। ज़रा मैं बनाता हूँ और फिर बताता हूँ, बराबर में चलता हुआ नज़र भी आ रहा होगा। देखो ये आपके पास एक सर्किट है, इसके अंदर ये लगी हुई 5 ओम्स की रेजिस्टेंस, इसमें से जो गुजर रही है रेजिस्टेंस वो देख लो, इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 वोल्ट की सप्लाई इस तरफ लगी हुई है। ये है आपके पास 5 ओम्स की रेजिस्टेंस, मैं ओम्स को ऐसे लिखूँगा, ये है 15 ओम्स की रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी आपके पास एक रेजिस्टेंस है जो कि है 10 ओम्स की रेजिस्टेंस। अब इस 10 ओम की रेजिस्टेंस से क्या करंट गुजर रहा है ये आपने बताना है, जिसे मैं I2 कह रहा हूँ। असल आपने ये बताना है, ये कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर भी होगी, कितने ओम्स की है, 8 ओम्स की है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस यहाँ भी होगी, कितने ओम्स की है देख लेते हैं, ये है 12 ओम्स की रेजिस्टेंस है, और ये सप्लाई है 6 वोल्ट। ये आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब आप जब लगाओगे लूप,
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप लगा रहा हूँ मैं क्लॉकवाइज, ये लूप हो गया मेरा। अब इस लूप को ज़रा समझना, इसी से सारी बात क्लियर होगी। इसको लूप को जो बच्चा नहीं समझेगा उसको कभी भी बात नहीं समझ में आएगी। ये लूप है 1 1, ये लूप है 1 2, ये लूप है 1 3। आओ ज़रा मैं बात समझाता हूँ। लूप वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई। अच्छा, अब आओ ज़रा I2 पता करने के लिए काम करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है गिवन डेटा बनाने की, जस्ट I2 लिखो यहाँ पर। इस तरह के न्यूमेरिकल्स में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के न्यूमेरिकल्स होते हैं, गिवन डेटा अक्सर इस तरह में नहीं बनाया जाता। उसकी वजह ये है कि आपके सामने पूरी डायग्राम होती है जिसमें पूरा डेटा लिखा होता है, तो दोबारा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो आपने थोड़ा एफिशिएंट होकर काम करना होता है। अब मुझे ज़रा किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वो बताओ। किरचॉफ सेकंड लॉ, ये लॉ क्या कह रहा है आपके पास? ये लॉ कहता है वोल्टेज, ये लॉ कहता है वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज लॉस। वोल्टेज गेन इक्वल टू वोल्टेज लॉस। वोल्टेज गेन यानी बैटरी वोल्टेज गेन कराती है, और वोल्टेज लॉस कौन कराता है? रेजिस्टर। बैटरीज जो है, या बैटरी जो है वो वोल्टेज गेन कराने का काम करती है, और रेजिस्टर जो है या रेजिस्टर्स जो हैं वो वोल्टेज को लॉस कराते हैं। अच्छा, अब लूप क्यों लगाया है? लूप लगाया है करंट की वजह से। अगर करंट और लूप की डायरेक्शन सेम है तो आपके पास पॉजिटिव में रखा जाएगा वोल्टेज को, और अगर नेगेटिव है तो आपके पास, मतलब अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो नेगेटिव में। आओ ज़रा बताता हूँ। करंट कहाँ से निकलेगा? बेशक यहाँ से निकलेगा, कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं, याद रखना। इधर लिख देता हूँ, कन्वेंशनल करंट है। करंट क्या है? कन्वेंशनल, यानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ आएगा। लूप किस तरफ है? यूं शुरू हुआ होगा ना, लूप की डायरेक्शन यूं है, करंट भी सामने है, यानी दोनों एक दूसरे के पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, सही है। अब रेजिस्टर, याद रखना V इज इक्वल टू IR, ओम्स लॉ के मुताबिक, यहाँ पे लिख लो। चलो, अब आपका कोई मुश्किल नहीं होगी, सॉल्व हो जाएगा सर्किट। अब इक्वेशंस बनेंगी यहाँ पर 3। क्यों इक्वेशन 3 बनेगी? क्योंकि आपको I2 तो पता करना है, लेकिन यहाँ पे कोई भी करंट नहीं पता, आपको कोई भी करंट नहीं दिया हुआ उन्होंने। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से निकला आपके पास 4 वोल्ट, करंट क्या आया? I1। ठीक है, यहाँ तक आ गया I1 आपका। अब यहाँ तक जब I1 आया, I1 के पास 2 रास्ते हैं, सीधे जाने के या नीचे जाने के। वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, मतलब 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक केक है, वो मैं आपके और अपने दरमियान डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन इक्वल डिवाइड नहीं कर रहा। आज जितना भी डिवाइड कर रहा हूँ, आपको 70% दे रहा हूँ, खुद 30%, क्योंकि मैं टीचर हूँ ना इसलिए, या मैं 70% आपको 30% दे रहा हूँ, तो इसलिए यहाँ करंट भी हो रहा है। तो यहाँ आ गया आपके पास I2, सही है। यहाँ आ गया आपके पास I प्राइम। अब इसको मैंने यहाँ पर I प्राइम क्यों कहा? उसकी वजह यह है कि इक्वेशन में कुछ इस तरह से बना रहा हूँ कि उससे I प्राइम कह रहा हूँ। I प्राइम कैसे निकलेगा? बेशक अगर I प्राइम आपको चाहिए तो I2 में से माइनस करना पड़ेगा I1 को। I प्राइम अगर आपको चाहिए, क्योंकि देखो ना भाई, जो I1 आया था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है, तो I1 में से कमी हुई है, तो ये कुछ तरकीब बनेगी इसकी कि I2 में से I1 माइनस करोगे तो I प्राइम निकल कर आएगा आपके पास। इसको उधर ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे, तो आपके पास I आ जाएगा। ठीक है, इसको समझना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर ये समझ नहीं आएगी तो कुछ बात समझ नहीं आएगी। चलो, अब आगे चलते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। I1 माइनस I2 होगा। वजह बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये रेजिस्टेंस बड़ी है, इसीलिए I1 माइनस I2। अच्छा, अब इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ,
इसको इधर ले जाओ तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो दोबारा I1 ही बनेगा। तो आपको समझ भी आ रही है बात कि दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है ना, तो इसको वापस इधर ले जाओगे तो ये वही चीज़ बन जाएगी जो थी। अच्छा, अब फॉर लूप, अब लूप 1 के लिए काम करते हैं। फॉर लूप 1 या 1 कह लो, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन बताओ मुझे क्या बन रही है। गेन क्या करा रहा है, वोल्टेज गेन बैटरी 4 वोल्ट, पॉजिटिव आएगा। उसकी वजह क्या है पॉजिटिव आने की, कि देखो फाइनल टर्मिनल बड़ा है, इनिशियल छोटा है, तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फाइनल इनिशियल, ठीक है, पॉजिटिव रहेगा, प्लस माइनस, सही है। अच्छा, अब आ जाओ यहाँ पर क्या आना चाहिए था V, लेकिन अब V नहीं लिखोगे, इसे लिखोगे IR। तो इससे करंट क्या पास हो रहा है भाई, देखो बेशक V आना चाहिए था V1, लेकिन V1 लिखने की क्या फ़ायदा है, V1 को डायरेक्ट लिख दो IR मतलब वोल्टेज ही होता है ना, तो I1 और R1, लेकिन R1 ना लिखो, आपको वैल्यू दी हुई है, डायरेक्ट आप वैल्यू लिखो 5, सही है, 5 लिख दो। अच्छा, उसके बाद लूप हमेशा इसमें लगेगा, उसको नहीं गिनो, उसको छोड़ दो, सबको हटा दो, बस इधर को देखो। तो ये हो गया प्लस क्यों हो रहा है, करंट भी नीचे आ रहा है, लूप भी नीचे आ रहा है, करंट भी नीचे है, लूप भी नीचे है, तो इसीलिए प्लस आ रहा है। तो क्या आ गया आपके पास यहाँ आ गया आपके पास 15, और I प्राइम किसके बराबर है, देखो I1 माइनस I2 पे। इसको ज़रा सॉल्व करके लिख लो, 4 वोल्ट इक्वल टू 5 I1 प्लस 15 I1 माइनस I2, बल्कि एक काम करो ना, मल्टीप्लाई करके सॉल्व ही कर दो ना। तो 15 I1 माइनस 15 I2, अच्छा 4 वोल्ट हो गया, 15 और ये 20 हो जाएगा, 20 वोल्ट, 20 V1 माइनस 15 I2, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इनको पहले लिख लो चाहो तो, उसको बाद में लिख लो, इसको पहले लिख लो, 20 I1 माइनस 15 I2 इक्वल टू 4 वोल्ट। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 1। बड़ी मेहनत से आई है, लेकिन ये हमारी इक्वेशन है। समझ गया मेरी बात। अभी इसी तरह से I2 के लिए काम करते हैं, लेकिन वो मैं थोड़ी देर बात कराता हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद से मेरा ये मुराद है कि भाई आपको पता है कि जो है वो काम कर रहा होता हूँ मैं लगातार बगैर रुके, तो कभी कभार मैं भी थक जाता हूँ, ठीक है। चलो अच्छा, अब यहाँ पर आओ, दूसरे लूप के ऊपर बात करते हैं, फॉर लूप 2। यहाँ तक आपको काम पता है ना, मैंने पहले के लिए किया था, अब दूसरे लूप के लिए काम कर रहा हूँ। इसको लिखे रहने तो चलेगा, मसला नहीं है। ये क्या कर रहा है वैसे, कुछ नहीं कर रहा। चलो दूसरे लूप के लिए काम करते हैं, आराम आराम से काम कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी की बात नहीं कर रहा, ताकि समझ में आए, ऐसा ना हो कि मैं तो कर दूँ आपको समझ ना आ रहा हो बाद में। अच्छा, उसके बाद अब देखो यहाँ पर दूसरा लूप फॉर लूप 2, क्योंकि मुझे भी इसमें कभी काफ़ी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ रहा है। अच्छा, लूप 2 में देखो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, इसमें देखो ये बॉक्स के अंदर देखो, जो स्क्वायर बॉक्स है उसमें देखो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो 0 वोल्ट आ गया, वोल्टेज गेन ही नहीं हो रहा, 0 वोल्ट है, यहाँ कोई है ही नहीं वोल्टेज। अच्छा, उसके बाद दूसरे में देखो ज़रा, I2 आ रहा है आपके पास, तो 10, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट कि V, मुझे यहाँ क्या लिखना था, रेजिस्टर और करंट, तो करंट कितना है I2 और 10, ठीक है, डायरेक्ट मैंने लिख दिया। अच्छा, अब देखो करंट यूँ आएगा, है ना। अब जब वो दोबारा यहाँ पर I2 आएगा, I2 के पास फर्दर 2 रास्ते हैं जाने के लिए, कि एक तो वो सामने चला जाए और एक वो नीचे चला जाए। वो यही करेगा, वो सामने जाकर I3 बनाएगा और यहाँ पर आकर I प्राइम बनाएगा, इसको मार्क कर लो, अभी ऐसा आएगा डबल प्राइम। अब डबल प्राइम क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एक प्राइम में यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, तो वहाँ पर दोबारा 1 प्राइम यूज़ नहीं करूँगा, सिर्फ डबल प्राइम कर दिया। तो ये क्या बनाएगा, I डबल प्राइम इक्वल टू, वही चक्कर होगा कि I2 माइनस I3,
ठीक है। तो इसमें से क्या गुजरा, +8। अब देखो करंट भी नीचे, लूप भी नीचे जा रहा है। देखो ना यहाँ पर अगर लूप की डायरेक्शन देखूंगा तो नीचे, करंट की डायरेक्शन भी नीचे, तो इसीलिए ऐसे इस लूप को थोड़ा आगे बढ़ा दो क्योंकि अभी कुछ एक ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, तो यहाँ क्या आ गया आपके पास, I डबल प्राइम। जैसे यहाँ I प्राइम आया था, यहाँ I डबल प्राइम। अब I डबल प्राइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसकी जगह लिखो I2 माइनस I3। मैं सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता हो कि मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा ना हो बाद में आप बोल लो सर ये क्या कर दिया आपने, आपको तो शायद समझ आ गया लेकिन हमें नहीं आ पाया। 15, अब ये 15 आएगा माइनस में, उसकी वजह क्या है, करंट कैसे जा रहा है, ऊपर की तरफ है ना, सॉरी लूप कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ। I2 कहाँ, I प्राइम कहाँ आ रहा है, नीचे की तरफ, I प्राइम। लेकिन अब यहाँ फिर I प्राइम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसके इस चीज़ के बराबर लिखो कि I1 माइनस I2। आसान कर रहा हूँ चीज़ें। अच्छा, 0 वोल्ट इज इक्वल टू I2 10 + 8 I डबल प्राइम माइनस 15 I प्राइम। सही है। लो, जो चीज़ मैं मिटाता जा रहा था वो मैंने दोबारा लिख दी ताकि जिस बच्चे को समझ नहीं आ रही हो समझ में आ जाए। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, तो 0 वोल्ट इक्वल टू 10 I2, सही है, और +8, अभी इसको नहीं खोलो, इसको रहने दो, माइनस की साइन कॉमन निकाल लो। तो माइनस की साइन कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है और माइनस की साइन बाहर आ जाएगी, तो अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, -I1 + I2। समझ में आया मैंने क्या किया, आओ फिर से बताता हूँ। माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है, तो माइनस को कॉमन निकाला तो I1 जो माइनस का, जो प्लस का था वो माइनस का हो गया, देख लो, और जो I2 माइनस था प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस कर दो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी सी बात होती है लेकिन बस कभी कभार मुश्किलात में डाल देती हैं। तो प्लस हो गया आपके पास, तो 15, I1 को बाद में लिख दो, I2 को पहले लिख दो, I2 माइनस I1। ये लो, एक मिनट रुको, एक ये गलत लगा दिया हमने, ये गलत जगह लगा दिया था। हाँ सही, फिर गलत जगह लगा रहे हैं, मतलब जगह नहीं है ना इसलिए ऐसा हो रहा है। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर, नेक्स्ट इक्वेशन आ गई बेसिकली कि 15 I2 माइनस I1 और प्लस I2 और फिर आ गया प्लस I2 माइनस I3। अच्छा चलो, तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको हम क्यों ऐसे लेके चल रहे हैं आगे। 0 वोल्ट इक्वल टू, तो 10 I2 + 8 I2 माइनस 8 I3 और प्लस 15 I2 माइनस 15 I1। ठीक है, कैलकुलेटर से उठा लो, सॉल्व कर लो, कैलकुलेटर उठा के सॉल्व करो। तो ये हो गया, ये कितना आ रहा है, 10, ये 18 हो गया। देखो I2 तो 10 + 8 + 15 आपके पास हो गया 33 I2। अच्छा, और -15 I1 और -8 I3। अब देखो I1 को माइनस में रखना ठीक नहीं है, इक्वल टू की दूसरी तरफ ले आओ। ये वाला काम हमारा प्रीवियस का है, ये वाला काम भी हमारा प्रीवियस का था, उसके आगे से जो काम चल रहा है वो ये चल रहा है। तो 15 I1 देखो इधर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और -33 I2 और इस तरफ आ गया, तो +8 I3 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। एक मिनट को साफ कर देता हूँ, ये लो। चलो, आई होप समझ में आई होगी बात कि 15 I1 माइनस 33 I2 + 8 I3, यहाँ तक हमारा काम हो गया। अब मज़ीद काम में इंशाल्लाह आपको नमाज के बाद कराता हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के आ जाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट,
मैं तो नमाज़ पढ़ के आ गया। मैं आपसे भी ये कहूँगा कि भाई जब कभी भी आप लेक्चर देख रहे हो या सुन रहे हो या पढ़ रहे हो, तो जैसी नमाज़ का टाइम हुआ करे ना, फ़ौरन नमाज़ पढ़ने चले जाया करो, नमाज़ पढ़ के आया करो। जब आप नमाज़ पढ़ के आओगे ना, तो देखोगे आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ गई है। आप फिर से जो है ना अच्छी तरह से और पढ़ पाओगे और अच्छा पढ़ पाओगे। तो नमाज का जैसी टाइम हुआ करे फ़ौरन नमाज़ पढ़ा करो। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ, तो आप भी यही कोशिश किया करो। अब देखो, जहाँ से मैंने काम छोड़ा था अब मैं दोबारा वहाँ से कर लूँगा, कोई मसला नहीं। चलो आओ शुरू करते हैं आगे। अच्छा, एक चीज़ मैं भूल गया, मैं कोचिंग की टी शर्ट पहनना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, इसी में करते हैं। अच्छा, अब देखो हमारा ये है कि अब हम और कहाँ जा सकते हैं। अब तीसरे लूप पर आ जाते हैं ना। लूप 1 डिस्कस हो गया था। लूप 11, देखो ये लूप 1 ही है, मैंने इसे 11 लिखा है वो इसलिए क्योंकि मैंने इसे ऐसे लिखा था ना। तो आप ऐसे कर लो या जैसे 1-1 कर लो, 1-2 कर लो, एक ही बात है, कोई बस वो नंबरिंग की भी है, कोई मसला नहीं है। तो लूप 1 कर लेते हैं इसे ताकि समझ में आ जाए। और लूप 2 करते हैं, इंशाल्लाह इसे बहुत अच्छी तरह कराऊंगा। अब बाकी कैलकुलेशन हम इधर भी कर लेंगे, बाकी हम कुछ कैलकुलेशन इधर भी कर देंगे। टेढ़ा आया होगा, है ना, टेढ़ा है, थोड़ा सीधा बनाते हैं। ये सवाल काफ़ी बड़ा है इसलिए मैं आराम आराम से करा रहा हूँ। आप लोग ये नहीं समझना है कि मैं टाइम खींच रहा हूँ, आपको खुद भी देखो कितना टाइम लग रहा है। फॉर लूप 2, नहीं सॉरी लूप 3। चलो लूप 3 के लिए काम करते हैं। तो देखो लूप 3, अभी इक्वेशन हमारे पास कौन सी आई हुई है, 1-2 निकली हुई है। लूप 3 से हमारे को तीसरी इक्वेशन मिलेगी। अच्छा देखो, ये मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, आपको पता है हम यहाँ KVL लगा रहे हैं, यानी KVL लगा रहे हैं हम, यानी किरचॉफ सेकंड लॉ लगा रहे हैं हम यहाँ पर। किरचॉफ वोल्टेज रूल KVL का मतलब होता है, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ से शुरू करते हैं। अब आप ये देखो कि हमारे पास क्या है, ये 6 वोल्ट है। अब ये 6 वोल्ट नेगेटिव क्यों रख रहा हूँ, ये देखो 6 वोल्ट नेगेटिव रखने की वजह ये है, 6 वोल्ट नेगेटिव रखने की वजह ये है कि हम पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहे हैं। हमारा फाइनल टर्मिनल छोटा है, तो फाइनल टर्मिनल छोटा होने की वजह से इनिशियल टर्मिनल बड़ा है। देखो इनिशियल टर्मिनल हमारा क्या है, बड़ा, और फाइनल टर्मिनल हमारा क्या है, छोटा, ठीक है। जब हम VF माइनस VI होता है ना, VF माइनस VI, तो फाइनल टर्मिनल हमारा क्या है, छोटा, इनिशियल टर्मिनल हमारा क्या है, बड़ा। तो जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा ना, तो इसीलिए मैं इसे नेगेटिव में लिखूंगा। और लूप की वजह से हुआ ही है, तो नेगेटिव 6 वोल्ट। तो ये नेगेटिव क्यों आया ये मैं आपको बताना चाह रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लिया। अच्छा 6 वोल्ट हो गया। अब देखो 12I3, इसमें तो कोई मसले की बात नहीं है, 12I3, तो 12I3 सही है। अच्छा अब उसके बाद देखो ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, ये करंट नीचे की तरफ आ रहा है, लूप हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यानी ये नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव 8I डबल प्राइम। चलो 12I3 माइनस, अच्छा ये किसके बराबर लिया था मैंने, 8, ये किसके बराबर लिया था, ये देखो ऊपर लिखा हुआ I2 माइनस I1, I2 माइनस I3, ठीक है, I2 माइनस I3। अब नेगेटिव साइन को कॉमन निकालोगे तो ज़रा क्या बनेगा आपके पास, यहीं पे कॉमन निकाल लो ताकि आगे मसला ना बने। तो नेगेटिव साइन कॉमन निकाल ली मैंने, और ये 8 हो गया, ये हो गया नेगेटिव I2 और ये पॉजिटिव I3, ठीक है। तो 6 वोल्ट हो गया, 12I3 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आ गया 8 और I3 माइनस I2, ठीक है, I3 माइनस I2 हो गया। अब मज़ीद जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है उसको सिंप्लीफाई कर दो ताकि आपका जो काम है वो आसान हो जाए। ये वोल्ट लिखना ज़रूरी नहीं है, ये तो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आप नहीं भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं है। 6 वोल्ट आप हटा दिया, ठीक है। तो 12I3 प्लस 8I3 माइनस 8I2, अच्छा I3 हो गया, ये 20 हो गया, 20I3 माइनस 8I2। बेहतर ये है कि इक्वल टू के उस तरफ ले जाते हैं, तो 8I2 और माइनस 20I3, क्यों इसलिए किया क्योंकि I2 पॉजिटिव में चाह रहा था इसलिए, और 6 को वापस उधर ले गया तो ये 6 भी पॉजिटिव में हो गया।
ठीक है, तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 3, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ये 3 इक्वेशन आपके पास आ गई। अब अच्छा टीचर बनना चाहूँ मैं, अगर मैं खुद अपने आप को अच्छा टीचर कहना चाहूँ, तो मैं ये तीनों इक्वेशन को सॉल्व कराकर I2 निकालना सिखाऊंगा। देखो भाई, आपको 3 चीज़ें पता करनी है ना, I1, I2, I3, और बेसिक आपको I2 पता करके बताना है। तो इन तीनों इक्वेशन को अब साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तीनों इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा? साइमल्टेनियसली। अब इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करने के मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मेरे पास जो है वो गॉसियन एलिमिनेशन मेथड भी है, गॉस जॉर्डन मेथड भी है, मेरे पास साइमल्टेनियसली सॉल्व कराने का तरीका भी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मुझे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहिए। देखो ना, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 की मदद से मैं बना लूँगा एक मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। उसके ऊपर मैं लगा सकता हूँ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड या गॉस जॉर्डन मेथड। एचेलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, इसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन मुझे पता है वो आपको याद नहीं होगी, अगर है तो रिवाइज़ नहीं होगी। तो मैं क्या करूँ, मैं कंफ्यूज करने का शिकार हूँ। चलो आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना भी सिखा देता हूँ और मैनुअली भी सॉल्व करना सिखा देता हूँ। इस पहले इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, क्योंकि मुझे रिमूव करना होगा। 20I1 माइनस 15I2 इक्वल टू 4 वोल्ट। वोल्ट नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा, मैं फिर कह रहा हूँ कंफ्यूज नहीं होना, मैं क्यों बार बार ये वोल्ट लिख रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये रही इक्वेशन नंबर 2। 15I1 माइनस 33I2 प्लस 8I3 इक्वल टू 2 वोल्ट। अच्छा, ये 2 इक्वेशन आ गई। तीसरी इक्वेशन देखो, 8I1 माइनस 20I3 इक्वल टू 6 वोल्ट। लिख लो, चाहो तो नहीं भी लिखो, कोई मसला नहीं है। ये 3 इक्वेशन आपके पास आ गई। अब मैंने बताया ना, इन 3 इक्वेशन पे आप बहुत सारे तरीके लगा सकते हो सॉल्व करने के। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं इसके ऊपर वो लगाऊं, क्या कहते हैं, नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन का रूल लगाऊं, तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको ज़्यादा अच्छी तरह से बात जो है वो समझ में आ जाएगी। गर्मी बहुत है आज। अच्छा चलो, इसको पहले I1 के लिए सेट करा दो। लिख देते हैं यहाँ पर सेट इक्वेशन 1 फॉर I1 के लिए सेट करा देते हैं। तो इक्वेशन 1 उठा लो, 20I1 माइनस 15I2 इक्वल टू 4B। अच्छा, तो स्टूडेंट इसी सवाल को मैं आपको कैलकुलेटर से सॉल्व करना सिखाता हूँ, और ये I2 है, I1 नहीं है, ठीक है, गलती हो जाएगी वरना। अच्छा देखो, कैलकुलेटर से इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आप प्रूफ कर सको कि आपने सही किया है या गलत। 20, रुको एक मिनट, ठीक है, 20 और माइनस 15 और I3 नहीं दिया हुआ इक्वेशन नंबर 1 में, तो 0। पहली वाली जो लिखा हुआ है ना, ये पहला वाला जो लिखा हुआ है, ये पूरी इक्वेशन नंबर 1 के जो कोएफिशिएंट है वो आ जाएंगे। I2 I1 लिखना नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट लिखना है। अच्छा, 4 इक्वल टू के दूसरी तरफ 4 है। अच्छा 15, उसके बाद माइनस 33, फिर 8, फिर 0, 0 दिया हुआ, I1 कुछ नहीं दिया हुआ, 0, I2 दिया हुआ 8 माइनस 20 और 6। देखो, यही आंसर चाहिए था, यही आंसर चाहिए ना, ये आ गया। यानी हमने बिल्कुल सही काम कर रखा है। तो ये मैंने प्रूफ करके दिखा दिया। अब असल काम ये है कि आपने इसे सॉल्व भी तो करना होगा। चलो आप इसे सॉल्व करते हैं। तो I1 के लिए सेट करा देते हैं, मैंने कैलकुलेटर से सिखा दिया है। तो I1 ये क्या होगा, वहाँ चला जाएगा, तो 4 वोल्ट हटा दूंगा अब मैं, प्लस 15I2 डिवाइडेड बाय 20। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसको पुट कर दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट I1 इन इक्वेशन 2, 1 बोल रहा हूँ, 2 में पुट करूँगा, ठीक है। अगर 1 में पुट किया तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 में पुट कर देते हैं, तो ये 15 आ गया। I1 क्या दिया हुआ है आपको, I1 दिया हुआ है आपको 4 प्लस 15I2 डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, माइनस 33I2 प्लस 8I3 इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करो। 15 कितने पर आता है,
5 के टेबल में 3 पर, ये 4 पर आता है, तो आपके पास क्या बचा 3 4 प्लस 15i2 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, और -33i2 प्लस 8i3। अच्छा, अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 तो 12 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 15 45 हो गया, 45i2 और ये हो गया 4, ठीक है, -33i2 इक्वल टू 0 प्लस 8i3 इक्वल टू 0। अच्छा, अब एलसीएम ले लेते हैं, बाकी काम में यहाँ पर कर देता हूँ, ठीक है, बाकी काम मैं यहाँ पे कर देता हूँ ताकि कुछ क्लैरिटी आ जाए, बात समझ में आ जाए। इंशाल्लाह यहाँ पर कंप्लीट करूँगा इसको मैं। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं, 12 प्लस 45i2। अच्छा, एलसीएम लेऊँगा तो 4 को 33 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 33 मल्टीप्लाई बाय 4 तो -132। अच्छा, एलसीएम ले रहा हूँ तो 8 से भी मल्टीप्लाई करना होगा, प्लस और आई क्या है हमारे पास, i2 होना चाहिए, i2 है, और प्लस 32i3 होना चाहिए इक्वल टू 0। सबके नीचे क्या आ जाएगा 4, क्योंकि मैंने एलसीएम कंडक्ट कर लिया है जो करना था, ठीक है। तो 12 आ गया, ये 12 यहाँ जाके 0 से मल्टीप्लाई होकर ख़त्म आ गया, 12 i2 से सॉल्व हो गया, 45 माइनस 132 तो -87i2 और प्लस 32i3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया मैंने क्या किया है। अब इसे सेट करा देते हैं i2 के लिए। पहले हमने i1 के लिए कराया, अब i2 के लिए सेट कराएंगे। तो मैं इस बोर्ड को 2 हिस्सों में मज़ीद फर्दर डिवीज़न कर लेता हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एक ही जगह मेरा सारा काम डन हो जाए और मुझे मेरा आंसर मिल जाए। चलो कराते हैं काम, इंशाल्लाह आंसर आएगा, फाइनल देखना यहाँ पे। तो इसकी भी स्पेलिंग सही कर लो, ये SE होता है, लो अभी भी SA लग रहा है, समझ रहे हो ना। पहले i1 के लिए सेट कराया है, अब i2 के लिए सेट कराना पड़ेगा, सेट फॉर i2। तो हमें क्या करना होगा, i3 को उधर ले जाना होगा, डायरेक्ट हम i2 को उधर ले जाते हैं। 12 प्लस 32i3 इक्वल टू माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ जाके इक्वल टू के 87i2। अच्छा, अब 87 को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 32i3 डिवाइडेड बाय 87, ठीक है। अब इसको पुट कर दो इक्वेशन नंबर 3 में, पुट इन इक्वेशन 3। देखो इक्वेशन 3 क्या लिखी हुई है, वो वाज़ेह लिखी हुई है आपके सामने, मैं दोबारा लिख देता हूँ। 8i2 माइनस 20i3 इक्वल टू 6 वोल्ट, ठीक है। तो i2 रखो इधर 8, तो 12 प्लस 32i3 डिवाइडेड बाय 87 माइनस 20i3 इक्वल टू 6। 8 डिवाइडेड बाय 87 नहीं सॉल्व हो रहा, तो 8 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दो, 8 मल्टीप्लाई बाय 12 69, 8 मल्टीप्लाई बाय 32 प्लस 256i3, अब 87 माइनस 20i3 इक्वल टू 6। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इस 87 को मल्टीप्लाई कराते हैं, 256i3। अच्छा, 20 मल्टीप्लाई बाय 87 तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, 1740 और i3 डिवाइडेड बाय 87 इक्वल टू 6, ठीक है। अब 86 को इधर ले जाते हैं, 96 प्लस माइनस माइनस भी कर दो, 256 माइनस 1740 तो माइनस
484। जब भी मैं बोल रहा था इसको गॉसियन एलिमिनेशन मेथड से करता हूँ या गॉस जॉर्डन मेथड से करता हूँ, लेकिन वो मैंने इसीलिए नहीं किया कि मुझे लग रहा था शायद आपको याद ना हो वो मेथड। एक्सरसाइज 2.6 देखना, उसमें वो करा है हमने। जब इस तरह से बड़ी बड़ी इक्वेशन बन जाती है ना, तो उनको इस तरह सिमुल्टेनियसली सॉल्व नहीं किया जाता, ये गलत तरीका होता है। मतलब आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये बहुत टाइम खा लेता है। जैसा भी आप देख रहे होंगे मैं कितनी देर से लगा पड़ा हुआ हूँ लिखने में, लेकिन मैंने वो तरीका फॉलो इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि शायद आपको याद ना हो कि वो तरीका कैसे होता है फॉलो। अच्छा, अब हमने क्या नहीं करना, हमने बस इसको उसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, I3 को इधर ले जाओ, -522 इक्वल टू 1484 I3। अब I3 आ जाएगा आपके पास इधर से 69 माइनस 522 डिवाइडेड बाय 1484, ये I3 आ गया आपके पास। तो 64 माइनस 522, एक 2 है, ठीक है, 2 2 हैं, 3 नहीं है, 1484। आंसर इज -0.287 वोल्ट, 7 एम्पेयर। अच्छा, अब हमें I3 नहीं चाहिए था, I2 चाहिए था। तो फॉर I2 इसे बोल दो, I2 की इक्वेशन का है। अच्छा, I2 की इक्वेशन नहीं है हमारे पास। I2 की इक्वेशन देखें, हमारे पास I2 है। यहाँ से हम I2 निकाल सकते हैं चाहें तो, या किसी से भी I2 निकाला जा सकता है। इससे I2 निकाल लेते हैं, तो यहाँ पुट करते हैं, बल्कि ये रहा, ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारी। पुट I3 इन इक्वेशन 4, पुट I3 इन इक्वेशन 4। तो ये इक्वेशन 4 हो गई, ठीक है। पुट I3 इन इक्वेशन 4, तो ये आ गया आपका I2 आ जाएगा यहाँ से। तो 12 प्लस 32 माइनस 0.287 डिवाइडेड बाय 87। इसको सॉल्व करो, 12 माइनस, देखो माइनस प्लस माइनस 32 मल्टीप्लाई 0.287, तो नंबर आ रहा है 9.184 डिवाइडेड बाय 87, ये I2 आ जाएगा। और आप इंशाल्लाह उम्मीद है सही आएगा। 12 माइनस 9.184 डिवाइडेड बाय 87, बिल्कुल एक्यूरेट आया, बिल्कुल एक्यूरेट आया, बिल्कुल एक्यूरेट। अब देखा आपने, ये गलत तरीका था इसको सॉल्व करने का। मैंने कर तो लिया, मुझे आती थी सिंप्लीफिकेशन, मैंने कर दी सॉल्व, ये इतना सारा मैंने काम किया लेकिन कर लिया। ये गलत तरीका था ऐसे सॉल्व करने का। इस पे लगना था गॉस जॉर्डन मेथड या गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, एचेलॉन फॉर्म या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, जिसे आप जानते हो अच्छी तरीके से। बस डायरेक्ट मैंने क्या करना था, इन तीनों इक्वेशन से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाकर एचेलॉन फॉर्म लगा देनी थी, फिर रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म लगा देनी थी, हमारा आंसर आ जाता। लेकिन मैंने वो नहीं किया। मुझे पता है कमेंट सेक्शन में अगर कोई बड़ा टीचर देख रहा होगा, वो ये बात बोलेगा आपने ये गलत करा है, आपको ये वो मेथड लगाना था। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे लगा कि बच्चों को नहीं पता होगा वो मेथड कैसे आता है, तो इसीलिए। लेकिन आप पेपरों में डायरेक्ट इसे कैलकुलेटर में डाल के भी आंसर निकाल सकते हो, इतना बड़ा आप नहीं कर पाओगे। आई होप समझ में आ गई होगी, कुछ ना आया हो तो पूछना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। और सर सामा का शुक्रिया जिन्होंने इसमें मेरे को करेक्शन करके दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखें।